जिसका नाम है राजा किसान और नगर, किंग पीसेंट एंड सिटी। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हमारा मेन टारगेट है मौर्य साम्राज्य और इसी के पैरेलल या इसके बाद जो चलते रहे हैं गुप्त साम्राज्य हो गया, या उसके अलावा हमारे पास कुषाण वंश हो गया। हम इन्हीं सब के बारे में इसमें देखेंगे। अब अगर सबसे पहले हम इसके चैप्टर वाइज बात करें तो जो हमारा मौर्य साम्राज्य है, इसके अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। फिर इसको आगे बढ़ाया बिंदुसार ने और उसके बाद लास्ट आया अशोक। तो इसको आप CBA के फॉर्म में याद रखिएगा। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे कौन आया? बिंदुसार। उसके बाद अशोक। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद राजपाट छोड़ दिया था और उसके बाद सारी चीज़ें फिर उनके जो सगे संबंधी थे उन्होंने संभाली। अब जो इसका विस्तार था मौर्य साम्राज्य का, ये बेसिकली अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक था और इस पूरे एरिया को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। जब 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो इन 16 महाजनपदों का मतलब क्या है? जैसे आज के टाइम में हमारे पास स्टेट्स होती है ना, ठीक उस टाइम पर भी ऐसे ही क्या था कि महाजनपद कहे जाते थे। लाइक मान के चलिए 16 स्टेट्स में इसको बांटा गया, लेकिन एरिया बहुत बड़ा था आज से, अफगानिस्तान से लेकर आज तक का कन्याकुमारी। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो लाइक यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आप देखेंगे आगे। नेक्स्ट आता है कि महाजनपदों की विशेषता क्या थी। लाइक 16 महाजनपद हैं तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें इनके लिए हैं। सबसे पहले तो देखो, सभी किले जितने भी महाजनपद होते थे इनको किलेबंद किया जाता था। किलेबंद का मतलब क्या है? इनको फोर्टिफिकेशन इनका किया जाता था। फोर्टिफिकेशन सिर्फ रहता था सिक्योरिटी पर्पज़ से कि कोई अचानक से हमला ना कर दे। यानी ये मान के चलिए एक छोटा सा घर है या कोई ग्राउंड है, उसको ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। दूसरी चीज़, जितने भी महाजनपद होते थे सबका केंद्र जो है उनकी राजधानी हुआ करती थी। राजधानी या कैपिटल वो इलाका था जहाँ पर जितने भी इनके मंत्री वगैरह राजा थे वो सब रहा करते थे। उसके अलावा सभी महाजनपदों में कोई ना कोई प्राकृतिक संसाधन पाए जाते थे। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत आसानी से देखने को मिलते थे और महाजनपदों के पास अपना एक स्थायी भूक्षेत्र और अपनी एक स्थायी सेना, एक परमानेंट लैंड होती थी इनके पास और एक परमानेंट आर्मी हुआ करती थी। उसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें मगध महाजनपद। देखिए 16 महाजनपदों में जो ये मगध था ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का मतलब क्या है कि भाई इनके जितने भी एरियाज़ थे उन सब में से पावरफुल यही है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो शासक थे ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रूलर थे, महत्वाकांक्षी शासक थे, जिसमें नाम आता है बिंबिसार का, अजातशत्रु का, महापद्मनंद का। ठीक है, तो ये लोग थे जो मानसिक और शारीरिक, मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे। और महापद्मनंद के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं उस नंद वंश की स्थापना इन्हीं महापद्मनंद ने करी थी। उसके अलावा महत्वपूर्ण राजधानी, जैसे सभी महाजनपदों के पास एक एक थी, बट इसके पास 2 राजधानी थी। एक थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजगार, या जिसे हम राजगिरी के नाम से भी जानते हैं। अब दोनों की लोकेशन की बात आप करते हो, पाटलिपुत्र पटना जिसे आज के नाम से जानते हैं और ये गंगा नदी के पास थी, और जो राजगार थी पहाड़ों पर स्थित थी। और दूसरा जंगली हाथियों की उपलब्धता, कि मगध के पास जितने भी जंगल हुआ करते थे वहाँ पर जंगली हाथी पाए जाते थे और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जंगली हाथी इन्हीं की सेना में इस्तेमाल किए जाते थे, लगभग 5000। एक चीज़ में याद रखिएगा, मौर्यों के पास टोटल 9000 हाथी थे, जंगली हाथी, बट 9 में से 5 सिर्फ कहाँ यूज़ हो रहे हैं? मगध की सेना में। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन के रूप में यहाँ पर एक पूरा का पूरा फर्टाइल क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था, और दूसरा कि यहाँ पर लोह धातु की खदानें भरपूर मात्रा में पाई जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक हम महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल मानते हैं। और ये चीज़ याद रखिए, यही वो काल है जो हमारे लिए सामाजिक और उसके साथ साथ आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस के लिए जाना जाता है। सोशल चेंजेस की अगर आप बात करते हो, जैसे नए राज्य आ गए थे। नए राज्यों में आप देखो कॉन्सेप्ट नया था, जैसे 2 के नाम आते हैं, एक आता है गण और दूसरा आता है संघ। गण जो है बेसिकली और संघ जो है ये दोनों ही ऐसे थे जहाँ पे कोई रूलर नहीं था, यहाँ पर जनसमूह को शासन रहता था, एक ग्रुप शासन करता था। दूसरा, आप नए धर्मों की बात करेंगे सामाजिक स्तर पर, जैसे हम कह रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या है, ये हमारे लिए परिवर्तनकारी काल है। इसके साथ साथ ये हमारे लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी काल है। सामाजिक रूप में नए राज्य आ गए, गण और संघ। आर्थिक रूप में अगर आप देखोगे तो मुद्रा का प्रचलन आ गया। सामाजिक रूप में सेकंड आता है आपका नए धर्मों का उदय। जो नए धर्म है यहाँ पर, एक आया आपका बौद्ध धर्म और दूसरा आया आपका जैन धर्म। अब मुद्रा का व्यापक प्रचलन की पहले देखिए वस्तु विनिमय चलता था, लेकिन बाद में यहाँ पर सिक्के वगैरह आने लग गए। लाइक भारत में सोने के सबसे पहले सिक्के किसने जारी करे? कुषाण वंश ने। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा सुंदर सिक्के हम मानते हैं गुप्त के,
मौर्यों के टाइम पर आहत सिक्के आ गए। तो सिक्के वगैरह चलने स्टार्ट हुआ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में। और लौह धातु का विस्तृत प्रयोग ये दो कामों में सबसे ज़्यादा हुआ, एक कृषि के लिए हल बनाने में और दूसरा हथियार बनाने में। तो ये चीज़ क्लियर है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को, या हम इसको अगर टाइम से मेंशन करें तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इस टाइम पीरियड को हम क्या मानते हैं, एक स्वर्ण काल मान के चलते हैं। स्वर्ण काल के साथ साथ इसे परिवर्तनकारी काल भी माना जाता है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन देखे जाते हैं, नए राज्य आ गए, नए धर्म आ गए, मुद्रा आ गई और लौह धातु का स्टार्ट इसमें हो गए। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है जानकारी के स्रोत, कि लाइक मौर्य साम्राज्य की जानकारी हम कहाँ से ले सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं मौर्य साम्राज्य का। आप मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, सबसे पहले आपको दिखा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री थे मौर्य दरबार के, सबसे मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य को पहले याद रखिएगा, दो नाम से और जानते हैं हम, एक तो चाणक्य जो सबने सुन रखा है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ इन्हीं का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में आपको दे देना कथन और कारण वाले में कि भाई कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र वो विष्णुगुप्त ने लिखी, तो उसको सही कर दीजिएगा, हाँ जी विष्णुगुप्त उसका एक अन्य नाम है। और यहाँ पर इसने क्या है, इसके सेना के बारे में बताया है कि सेना में इसके देखिए 3 टाइप के सैनिक हैं, एक वंशानुगत जो वंश के हिसाब से लड़ते हुए आ रहे हैं, दादा परदादा लड़ रहे हैं, एक है भाड़े के, और तीसरे आते हैं आवश्यकता पर लड़ने वाले, गांव वालों को भर्ती कर लिया। उसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका, जहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर समितियों के बारे में बताया गया है, जो भी इनकी समितियाँ हुआ करती, जिसमें हम टोटल नाम लेते हैं कि टोटल 6 समितियाँ थी, और इन 6 समितियों में से एक मुख्य और 5 उप मुख्य मानी जाती थी। अब मेगास्थनीज की बात जब आप करते हैं ना, तो मेगास्थनीज की बात याद रखिएगा, ये एक यूनानी राजदूत है, ये एक ग्रीक एम्बेसडर है। यूनानी राजदूत मतलब यूनान से आया हुआ, ठीक है। उसके अलावा इसने वर्णन किस चीज़ करा, समितियों का, 6 समितियाँ, एक मुख्य और 5 उप मुख्य। अशोक के अभिलेख, बात याद रखिए, अभिलेख किसी के भी हो, सबसे ज़्यादा जानकारी उसी में से मिलती है। और अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, और कई सारे यूनानी और अरमियाई भाषाओं में मिलते हैं पश्चिमी भारत में। बौद्ध और जैन ग्रंथ की बात करते हो तो बौद्ध धर्म में आपका त्रिपिटक और जैन धर्म में आपका आचरंग सूत्र। ये 2 ऐसी बुक हैं जिनके अंदर आपको मौर्यों की जानकारी देखने को मिलती है। मौर्यों की जानकारी मतलब मौर्यों का जिक्र देखने को मिलता है। तो इस पे चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम जानकारी के स्रोतों की बात कर रहे हैं ना, तो जानकारी के स्रोत में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले तो याद रखेंगे हमारे पास कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं। कौटिल्य के 2 अन्य नाम भी हैं हमारे पास, जैसे चाणक्य और विष्णुगुप्त। उसके अलावा इसने सेना का वर्णन करा, सेना में 3 टाइप के सैनिक बताए, जिनमें से हमारे पास वंशानुगत हैं, भाड़े पर लड़ने वाले हैं, और आवश्यकता पर लड़ने वाले। उसके अलावा हमारे पास यूनानी राजदूत की बात आती है, जो कौन है हमारा, मेगास्थनीज, जिसने समितियों का वर्णन करा, 6 समितियाँ, एक मुख्य 5 उप मुख्य। फिर अशोक के अभिलेख जो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में पाए गए हैं। फिर आते हैं बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ। बौद्ध धर्म की बात आप करोगे तो वहाँ पर आपको भगवती सूत्र देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म में आपको त्रिपिटक देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप आचरण सूत्र की बात करेंगे तो ये आपको जैन धर्म की जानकारी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि सिक्कों के माध्यम से इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे संभव है। देखिए पहली चीज़ याद रखिएगा कि जो भी हमारे सिक्के हैं ये हमारे लिए क्या है, किसी भी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पता लगाने का एक तरीका है, ठीक है। अब आर्थिक स्थिति जो पता लगाई जा रही है बेसिकली, यहाँ पर अलग अलग साम्राज्यों के सिक्कों की हम बात करेंगे। जैसे मौर्यों के जो सिक्के थे उसका नाम था आहत सिक्के, ठीक है। जो आहत कौन, जो ठोक पीट कर बनाए जाते थे, ये बेसिकली चांदी और तांबे से बनाए जाते थे। उसके बाद आते हैं कुषाण शासक, जिन्होंने 1st सेंचुरी में भारत में पहली बार प्योर गोल्ड के सिक्के जारी करे। अब इनका प्योर गोल्ड याद रखिएगा, ये रोम साम्राज्य का एक सिक्का है जिसको हम कहते हैं सॉलिड्स, जो कहाँ का है, रोम का सॉलिड्स, और इनका सोने का सिक्का दोनों 4.5 ग्राम के थे, 4.5 ग्राम। उसके बाद आते हैं हिंदू यूनानी शासक। जो ये हिंदू यूनानी शासक हैं बेसिकली, इन्होंने पहली बार चांदी के सिक्के जारी करे, प्योर चांदी, कोई मिक्सचर नहीं। उसके बाद आते हैं गुप्त शासक, जिसमें हम देखते हैं समुद्रगुप्त का नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समुद्रगुप्त ने क्या करा, सबसे ज़्यादा भव्य सिक्के जारी करे, सबसे ज़्यादा, और इनका वजन भी सबसे ज़्यादा 4 से 5 ग्राम। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सिक्के जो होते हैं किसी भी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं हमें।
अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट आता है मौर्य साम्राज्य का व्यापार। जब आप मौर्य साम्राज्य के व्यापार की बात करते हो तो सभी साम्राज्यों की तरह इनका कॉमन है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे किसी भी साम्राज्य का व्यापार बोले, मौर्य, चालुक्य, चोल, इनमें चीज़ याद रखिएगा कि सबका व्यापार पहले तो कैसा होता है, आयात और निर्यात आधारित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड। चीज़ें खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं। अब जो कोर आइटम ये लोग बेचते थे, लाइक मसाले, जड़ी बूटी, वस्त्र, आभूषण, ये सारी चीज़ें लोग बेचते थे, स्पाइसेस, हर्ब्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी। और इनका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एरिया था वो था मलाबार तट। जो सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे रोम साम्राज्य से करते थे। तो साउथ इंडिया में जब हम बात करते हैं ना तट की, तो तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, जिनमें अगर आप देखें तो ये जो आपको पतली सी लाइन दिखाई जा रही है ना, ये वाला पूरा तटीय क्षेत्र ये लोग इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर देखिए जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों यूज़ किया जा रहा है। जल मार्ग दूर के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और स्थल मार्ग पास के व्यापार के लिए। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बेसिक याद रखिए, मौर्य साम्राज्य का व्यापार आयात निर्यात आधारित है। मुख्य वस्तु में मसाले, जड़ी बूटी, वस्त्र, आभूषण बेचते थे, घोड़े वगैरह खरीदते थे। जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों यूज़ करते थे। जल मार्ग तब यूज़ करते थे जब दूर व्यापार करना हो, स्थल मार्ग तब यूज़ करते थे जब पास में व्यापार करना हो। और सबसे ज़्यादा व्यापार ये लोग रोमन साम्राज्य से करते थे और मलाबार तट इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा हम इसके कुछ अदर टॉपिक्स की बात करें, लाइक सरदार और सरदारी। सरदार एक पद होता था जो किसी भी एक कबीले का, किसी भी एक ट्राइब का मुखिया होता था। सरदारी इसके जितनी भी एरिया इसके अंडर में होता था वो सारा सरदारी कहलाता था। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का कंट्रोल था पूरे में, पूरी ग्राम पंचायत संभाला करती थी। उसके अलावा प्रशासन की बात करोगे तो प्रशासन का कई स्तर पर बटा हुआ था। केंद्र स्तर पर जो राजा सब कुछ संभालता था, प्रांतीय स्तर पर जो अलग अलग समितियाँ संभालती थीं, उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे अधीनस्थ शासक या छोटे छोटे अधिकारी इस्तेमाल करते थे। भूमिदान, ये चीज़ याद रखिएगा। भूमिदान के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई देखो, भूमिदान जो हुआ करता था ये करमुक्त होता था। दूसरा, इसका आकार अनिश्चित होता था। अनिश्चित आकार का मतलब किससे हो गया कि फिक्स नहीं है कितना दान दिया जाएगा। और उसके अलावा ये सिर्फ पुरुष कर सकते थे, महिलाएं भूमिदान नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी एक महिला का नाम आता है प्रभावती गुप्त, जो पहली महिला जिन्होंने भूमिदान करा था। भूमिदान कई सारे रीजन्स थे जिससे कराया था, लाइक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपनी हैसियत कि भाई हम अमीर हैं, कि सुन लिया बगल वाले ने ज़्यादा दान करी है ज़मीन, आप उससे ज़्यादा कर रहे हो। उपहार के रूप में ज़मीन दी जाती थी। और सबसे बड़ा यूज़ जो था इसका, उसको अग्रहार के रूप में किया जाता था। अग्रहार का मतलब वही है ज़मीन का टुकड़ा, बट ये फिर भी वो था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। रिवाइज करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगी। कीप सपोर्टिंग।